अगस्त 2026 असम फिर पानी में है और 7 अगस्त तक 97 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,68,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। 15 जिले और 481 गांव पानी में डूबे हुए हैं। लेकिन ये सिर्फ एक बारिश की कहानी नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों को देखिए। 2024 में असम की बाढ़ ने 24 लाख से ज्यादा लोगों को प्रभावित किया था। और अब सवाल यह है कि हर साल कुछ साल बाद असम में यही कहानी बार बार दोहराई जाती है। क्या ये सिर्फ प्रकृति की गलती है या फिर हमने खुद इस समस्या का इजाद किया है और इसे बड़ा बना दिया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें आज से नहीं 76 साल पीछे से समझना होगा 15 अगस्त 1950 से। तुम चलते हैं 15 अगस्त 1950 को शाम के 7:39। भारत और तिब्बत की सीमा के पास मैग्नीट्यूड 8.6 का एक विशाल भूकंप आया। इसे ग्रेट असम तिब्बत अर्थक्वेक कहा जाता है। इस भूकंप ने असम और ईस्टर्न तिब्बत में भारी तबाही मचाई। मैसिव लैंडस्लाइड्स हुए, पहाड़ों की ढलानें टूटी, हजारों जगहों से मिट्टी और चट्टानों का सेडिमेंट रिवर सिस्टम में पहुंचा। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। आज की असम फ्लड को सिर्फ 1950 के अर्थक्वेक की वजह बताना वैज्ञानिक रूप से गलत हो। अर्थक्वेक एक सिर्फ कहानी का हिस्सा है, पूरी कहानी नहीं। अब जरा नक्शे को देखिए। ब्रह्मपुत्र तिब्बत में यार्लुंग सांगपो नाम से बहती है। फिर ये ईस्टर्न हिमालय को काटते हुए अरुणाचल प्रदेश से क्या करती है, भारत में प्रवेश करती है। पासी घाट के आसपास जब ये ज्यादा फ्लैट रीजन में आती है तो इसका बिहेवियर तेजी से बदलता है और यहाँ ब्रह्मपुत्र एक ब्रेडेड रिवर में बदल जाती है। यानी अब एक चैनल नहीं, कई चैनलों से क्या होता है, अलग अलग धाराओं से पानी बहता है। और नासा के सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन के मुताबिक कुछ ही किलोमीटर में रिवर चैनल की जो वृत्त है वो करीब 20 गुना तक बढ़ जाती है। लेकिन सवाल है क्यों? क्योंकि ब्रह्मपुत्र सिर्फ पानी ही नहीं लाती, अपने साथ लाती है भारी मात्रा में सेडिमेंट। सेडिमेंट मतलब गाद, मिट्टी, ये सब क्या, इतना सेडिमेंट कि नासा के अनुसार इसके सेडिमेंट लोड पर स्क्वायर किलोमीटर दुनिया में सबसे ज्यादा में से एक है और यह येलो रिवर के बाद दूसरे स्थान पर आती है। यही सेडिमेंट जब असम के फ्लैटर वैली में पहुंचता है तो रिवर का बिहेवियर बदलता है। सैंड बार्स बनते हैं, चैनल बदलते हैं, रिवर बैंक कटते हैं और यह नदी सिर्फ एक स्थिर पाइप की तरह व्यवहार नहीं करती। और यही वजह है कि असम में फ्लड कोई एबनॉर्मल घटना नहीं है। फ्लड इस लैंडस्केप का हिस्सा है। असल सवाल यह है कि जब फ्लड आएगा तो हम उसके साथ कैसे जिएंगे। फिर हमने क्या किया, 20वीं सदी के मध्य में भारत की फ्लड कंट्रोल स्ट्रेटजी में स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन का बड़ा रोल था। एम्बैंकमेंट, डाइक्स, ड्रेनेज स्ट्रक्चर और नदी को नियंत्रित करने की कोशिश। 1954 के बाद फ्लड कंट्रोल नेशनल प्लानिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना और असम जैसे फ्लड प्रोन एरिया में एम्बैंकमेंट्स का नेटवर्क बढ़ता गया। लेकिन हर इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर की एक सीमा होती है। 2010 में असम असेंबली में सरकार की ओर से बताया गया था कि राज्य में 4,474 किलोमीटर एम्बैंकमेंट थे। 423 लिस्टेड एम्बैंकमेंट से 295 यानी लगभग 70% अपनी निर्धारित लाइफ स्पैन को पार कर चुके हैं। ध्यान रखिए, ये सिर्फ 2010 का ऑफिशियल स्टेटमेंट था। इसे 2026 की करंट कंडीशन बताना सही नहीं होगा। लेकिन एक बड़ी समस्या जरूर दिखाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ बनाना काफी नहीं है, उसका मेंटेनेंस भी जरूरी है। असम की दूसरी अब समस्या, अब कहानी नदी से होकर शहरों और वेटलैंड तक आती है। असम की जो व्हील्स हैं सिर्फ पानी के बॉडीज नहीं है, ये नेचुरल वाटर स्टोरेज सिस्टम है।
बारिश और फ्लड के दौरान ये जो अतिरिक्त पानी को कुछ समय के लिए स्टोर कर सकते हैं और इसी वजह से इन वेटलैंड्स का बचना फ्लड रेजिलेंस के लिए बेहद जरूरी है। गुवाहाटी का दीपोर व्हील इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। असम गवर्नमेंट के अनुसार पुराने रिपोर्ट्स में दीपोर व्हील का जो एरिया था वो 40 किलोमीटर स्क्वायर बताया गया। आज इसका टोटल वेटलैंड एरिया लगभग 13 से 15 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी लगभग 25 स्क्वायर किलोमीटर गायब। और नोटिफाइड एरिया तो इससे भी कम है, करीब 6.89 स्क्वायर किलोमीटर ही बचा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि दीपोर व्हील ही पूरी बाढ़ का कारण बन गया, ऐसा नहीं है। पॉइंट इससे बड़ा है। जब वेटलैंड्स कम होंगे, फ्लड प्लेन्स और कंस्ट्रक्शन बढ़ता है तो नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम क्या होगा, जाहिर सी बात है बाधित होगा। तो पानी कहाँ जाएगा, पहले लैंडस्केप में जो फैल जाता था पानी और उसकी जो क्या होती थी स्पीड कम हो जाती थी, अब वही ज्यादा तेजी के साथ ह्यूमन एरिया में आएगा, जहाँ पर लोग रहते हैं, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन आपने किया है, और क्या होगी, तबाही होगी। इस कहानी की एक और लेयर है क्लाइमेट चेंज। आपको पता है ऊपर मैंने रीजंस बताए, उसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज भी इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन पूरा रोल नहीं प्ले करता, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हर साल जो रेनफॉल का सिस्टम होता है वो लगभग अलग होता है, हर फ्लड के कारण भी अलग अलग होते हैं। लेकिन एक्सट्रीम रेनफॉल कम टाइम पे ये डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा क्या हो रहा है, चैलेंजिंग होते चले जा रहे हैं, क्योंकि कम समय में ज्यादा बारिश हो जाती है। यही क्लाइमेट चेंज से हो रहा है। इसलिए सवाल सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हर साल कितनी बारिश हो, सवाल ये भी होना चाहिए कि इतनी बारिश कितने अवधि में हुई, मतलब कितने टाइम में हुई और क्यों हुई, और क्या हमारे ड्रेनेज वेटलैंड्स या फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम इस इंटेंसिटी के लिए तैयार हैं। मतलब इतनी तेज बारिश होती है तो उसको सहने और उसको कंट्रोल करने के लिए तैयार है। अब वापस आते हैं अगस्त 2026 में, यानी 7 अगस्त 2026 तक 97 डेथ हो चुकी हैं 2026 में, और 1,68,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। 15 जिले, 481 गांव सबमर्ज्ड डूबे हुए हैं, और ये कोई आइसोलेटेड घटना नहीं है। 2024 में 24 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे, और ये सिर्फ संख्या नहीं है, 24 लाख बहुत बड़ी संख्या होती है। अब आते हैं सबसे बड़ा सवाल कि इसका सलूशन क्या है। क्या असम को फ्लड फ्री बनाया जा सकता है? तो शायद जवाब होगा नहीं, और शायद यही सोच बदलने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मपुत्र को पूरी तरह रोकना एक अनरियलिस्टिक गोल है। गोल होना चाहिए कि फ्लड रिस्क को कम करना। फ्लड रिस्क कैसे कम होगा? उसके लिए सोल्यूशन नंबर 1, रूम फॉर द रिवर। इसके लिए दुनिया में इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं। नीदरलैंड, रूम फॉर द रिवर। आइडिया सिंपल है, जगह रिवर के खिलाफ ऊंची दीवार बनने के बजाय कुछ जगह नदी फ्लड प्लेन में सुरक्षित तरीके से फैलने की जगह दे दो। कुछ डाइक्स को पीछे हटाओ, फ्लड चैनल्स बनाओ, फ्लड प्लेन्स रिस्टोर करो, और हाई वाटर इवेंट्स के दौरान रिवर कंट्रोल स्पेस दो। लेकिन असम को नीदरलैंड की तरह कॉपी नहीं करना। यहाँ की ज्योग्राफी अलग है, लेकिन प्रिंसिपल बहुत महत्वपूर्ण है। रिवर को हर जगह एनिमी मत समझो, कुछ जगह उसे दो। सोल्यूशन नंबर 2, दीपोर व्हील जैसी वेटलैंड्स को सिर्फ इन्वायरमेंट असेट समझना बंद करना चाहिए। इन्हें हमें फ्लड मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह देखना होगा। वेटलैंड्स मैपिंग करनी होगी, एनक्रोचमेंट जितना हुआ है उसे कंट्रोल करना होगा, नेचुरल ड्रेनेज कॉरिडोर्स को प्रोटेक्शंस देनी होगी, और जहां संभव हो डिग्रेडेड वेटलैंड्स को रिस्टोर करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी सबसे सस्ता फ्लड कंट्रोल स्ट्रक्चर यह होता है जिसे हमें बनाना ही ना पड़े, जो ऑलरेडी बने हुए हैं। सोल्यूशन नंबर 3, स्मार्टर एम्बैंकमेंट्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे एम्बैंकमेंट हटा दो, नहीं, कई जगहों पर एम्बैंकमेंट जरूरी है, लेकिन उनकी रेगुलर इंस्पेक्शन हो, वीक सेक्शन को, जो कमजोर सेक्शंस हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए,
साइंटिफिक मेंटेनेंस हो और रिवर मॉर्फोलॉजी को ध्यान में रखा जाए और इमरजेंसी ब्रीच मैनेजमेंट बेहतर किए जाए, यानी ब्लाइंडली और ज्यादा एम्बैंकमेंट्स ना बनाए जाए। असम के पास एक पुराना सोल्यूशन भी है, चांग घर। पहले के समय में असम में जो घर बने थे वो फ्लड प्रोन लैंडस्केप के हिसाब से बनाए गए थे, यानी जमीन से बांसों की मदद से, लकड़ियों की मदद से ऊपर उठाकर, जमीन पे घर नहीं थे, वो ऊपर थे, लकड़ियों में बनाए गए थे। सर्दियों से पहले एक बेसिक प्रिंसिपल समझ लिया गया था, अगर पानी आएगा ही तो घर को पानी के ऊपर बनाओ। आज इसी प्रिंसिपल को मॉडर्न इंजीनियरिंग के साथ कंबाइन करके बनाया जा सकता है। बेस्ड हाउस, फ्लड रेजिलेंट स्कूल्स, अर्ली वार्निंग सिस्टम और कम्युनिटी लेवल पर इवैक्यूएशन प्लानिंग। पुराना ज्ञान और नई टेक्नोलॉजी एक दूसरे के विरोधी बिल्कुल नहीं। शायद असम को बचाने का रास्ता ब्रह्मपुत्र को रोकने से नहीं, बल्कि उसके साथ जीने से ही शुरू हो। जय हिंद दोस्तों।